दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है सपना कुशवाहा। आज का हमारा आर्टिकल पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के महत्वपूर्ण भाग कार्बन क्रेडिट और कार्बन ट्रेडिंग से संबंधित है। यूपीएससी की प्रारंभिक और मुख्य दोनों परीक्षाओं में इस भाग से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। यह आर्टिकल आपके उत्तर लेखन की गुणवत्ता बढ़ाने में सहायता करेगा। यह ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 के पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी खंड से जुड़ा है। तो आइए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। वर्तमान में अगर वैश्विक स्तर पर सबसे गंभीर समस्याओं की चर्चा की जाए तो निश्चित ही जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग उनमें शीर्ष पर होती है। हालांकि आज भी इस समस्या का वो हल नहीं मिल सका है जो इसे दूर कर सके। फिर भी इस समस्या को दूर करने के लिए कुछ उपाय किए गए हैं। जलवायु परिवर्तन को कम करने की खोज में आर्थिक विकास को पर्यावरण संरक्षण के साथ संतुलित करने के लिए कई नए तंत्र उभरे हैं। इनमें से कार्बन क्रेडिट और कार्बन ट्रेडिंग प्रमुख उपकरण के रूप में सामने आते हैं, जो उद्योगों को बाजार संचालित दृष्टिकोण के माध्यम से अपने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को ऑफसेट करने में सक्षम बनाते हैं। इस ऑडियो आर्टिकल में कार्बन क्रेडिट और ट्रेडिंग के विविध पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई है। आइए सबसे पहले समझते हैं कि कार्बन क्रेडिट और कार्बन ट्रेडिंग क्या है। कार्बन क्रेडिट एक परमिट का प्रतिनिधित्व करता है जो किसी कंपनी या धारक को 1 मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड या किसी अन्य ग्रीन हाउस गैस की बराबर मात्रा उत्सर्जित करने की अनुमति देता है। ये क्रेडिट कैप एंड ट्रेड सिस्टम के अंग होते हैं। इसके अंतर्गत किसी कंपनी या निकाय को एक निश्चित क्षेत्राधिकार के भीतर कुल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की सीमा निर्धारित की जाती है। कंपनियों या संस्थाओं को एक निश्चित संख्या में क्रेडिट आवंटित किए जाते हैं या वे खरीद सकते हैं। गौरतलब है कि क्रेडिट खरीदने के बाद जो निकाय आवंटित कार्बन राशि से कम ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करते हैं, वे बची हुई राशि को दूसरे निकाय या कंपनी को बेच सकते हैं। इस प्रक्रिया को कार्बन ट्रेडिंग कहते हैं। यह प्रणाली कार्बन उत्सर्जन को एक ठोस आर्थिक मूल्य प्रदान करके उत्सर्जन में कमी को प्रोत्साहित करती है। आइए जानते हैं कार्बन क्रेडिट और कार्बन ट्रेडिंग की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। कार्बन क्रेडिट और ट्रेडिंग की अवधारणा को वर्ष 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल के तहत औपचारिक रूप दिया गया था। इसके तहत एक अंतर्राष्ट्रीय संधि की गई जिससे भाग लेने वाले देशों को अपने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रतिबद्ध किया। क्योटो प्रोटोकॉल ने स्वच्छ विकास तंत्र जैसे तंत्र पेश किए जिससे विकसित देशों को विकासशील देशों में उत्सर्जन में कमी लाने वाले परियोजनाओं में निवेश करने और बदले में प्रमाणित उत्सर्जन कटौती प्राप्त करने की अनुमति दी। यानी इसका अर्थ ये हुआ कि अगर विकसित देश किसी विकासशील देश की स्वच्छ ऊर्जा के विकास वाली परियोजनाओं में निवेश करते हैं तो प्रोटोकॉल के तहत उन्हें थोड़े अधिक ग्रीन हाउस उत्सर्जन की छूट मिल सकती है। इसे थोड़े अधिक ग्रीन हाउस उत्सर्जन की छूट को प्रमाणित उत्सर्जन कटौती कहा जाता है। इसके अंतर्गत कुल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन अनुपात नियत रहता है। इन CIR का व्यापार किया जा सकता है और विकसित देशों द्वारा अपने उत्सर्जन में कमी के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जो प्रभावी रूप से वैश्विक कार्बन बाजार की नींव रखता है। आइए अब समझते हैं कि ये कार्बन ट्रेडिंग के तंत्र काम किस तरह से करते हैं या किस प्रकार से संचालित होते हैं। कार्बन ट्रेडिंग मुख्य रूप से 2 तंत्रों के माध्यम से संचालित होती है, कैप एंड ट्रेड सिस्टम द्वारा तथा बेसलाइन और क्रेडिट सिस्टम द्वारा। कैप एंड ट्रेड सिस्टम की बात करें तो इसके तहत एक केंद्रीय प्राधिकरण कुल उत्सर्जन पर एक सीमा निर्धारित करता है और अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर संस्थाओं को अनुमतियां या क्रेडिट जारी करता है। संस्थाएं इन अनुमतियों का व्यापार कर सकती हैं, कार्बन के लिए एक बाजार मूल्य बना सकती हैं और उत्सर्जन में कमी के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान कर सकती हैं। 2005 में शुरू की गई यूरोपीय संघ उत्सर्जन व्यापार प्रणाली इसका एक प्रमुख उदाहरण है, जो EU के ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का लगभग 45% कवर करती है। वहीं बेसलाइन और क्रेडिट सिस्टम की बात करें तो इसके अंतर्गत संस्थाएं ऐसी परियोजनाओं को लागू करके क्रेडिट अर्जित करती हैं जो पूर्व निर्धारित बेसलाइन से कम ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करती हैं। इन क्रेडिट को फिर उन अन्य संस्थाओं को बेचा जा सकता है जिनकी ऊर्जा खपत अधिक है। उल्लेखनीय है कि अपनी स्थापना के बाद से कार्बन बाजारों का वैश्विक स्तर पर विस्तार हुआ है। वर्ष 2024 तक दुनिया भर में 78 कार्बन मूल्य निर्धारण तंत्र मौजूद हैं, जो वैश्विक उत्सर्जन के लगभग 1/4 हिस्से को कवर करते हैं। EU ETS सबसे बड़ा बना हुआ है, लेकिन
चीन, तुर्की और ब्राजील सहित अन्य क्षेत्र भी अपने स्वयं के सिस्टम विकसित कर रहे हैं। 2022 में वैश्विक कार्बन बाजारों में लगभग 12.5 बिलियन मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड का कारोबार किया गया, जिसमें यूरोप का हिस्सा लगभग 74% था। आइए अब समझते हैं कि कार्बन ट्रेडिंग का प्रभाव क्या हुआ। क्या इससे ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कुछ कमी आई है? उत्सर्जन को कम करने में कार्बन ट्रेडिंग की प्रभावशीलता विश्लेषण का विषय रही है। कार्बन ट्रेडिंग तंत्र स्थापित करने के लिए प्राथमिक प्रेरणा ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए आर्थिक रूप से कुशल साधन बनाना था। कार्बन उत्सर्जन के लिए एक लागत निर्दिष्ट करके ये प्रणालियां कंपनियों को स्वच्छ प्रौद्योगिकियों में नवाचार और निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। कार्बन व्यापार में लचीलापन संस्थाओं को लागत प्रभावी तरीके से अनुपालन प्राप्त करने की अनुमति देता है, जिससे उत्सर्जन में कमी के प्रयासों में व्यापक भागीदारी को बढ़ावा मिलता है। 2022 के अध्ययन में पाया गया कि EU ETS ने कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को सफलतापूर्वक कम किया, तब भी जब कार्बन की कीमतें अपेक्षाकृत कम थीं। विशेष रूप से सिस्टम ने अपनी स्थापना के बाद से उत्सर्जन में लगभग 40% की कमी हासिल की है। इसके अलावा कार्बन ट्रेडिंग अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को सुगम बनाती है। CDM यानी क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म जैसे तंत्र विकसित देशों को विकासशील देशों में सतत विकास परियोजनाओं का समर्थन करने, वैश्विक उत्सर्जन में कमी और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को बढ़ावा देने में सक्षम बनाते हैं। इससे विकासशील और विकसित दोनों ही देशों को पारस्परिक लाभ होता है। हालांकि कार्बन ट्रेडिंग को लेकर कुछ चुनौतियां और विवाद भी सामने आते रहे हैं। आइए जानते हैं कि कार्बन ट्रेडिंग को किस प्रकार की चुनौतियों और विवाद का सामना करना पड़ा है। अपने लाभों के बावजूद कार्बन बाजारों को समय समय आलोचना का सामना करना पड़ता रहा है। मसलन अनुमतियों की आवंटन, मूल्य अस्थिरता और कुछ क्रेडिट की पर्यावरणीय अखंडता पर चिंताओं जैसे मुद्दे उठाए गए हैं। गौरतलब है कि सभी क्रेडिट वास्तविक उत्सर्जन में कमी का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। कुछ परियोजनाएं वादा किए गए लाभ प्रदान नहीं कर सकती हैं, जिससे कुछ क्रेडिट की विश्वसनीयता पर सवाल उठते हैं। इसके अलावा बाजार में अस्थिरता भी कार्बन ट्रेडिंग की प्रासंगिकता पर सवाल उठाती है। कार्बन की कीमतों में उतार चढ़ाव अनिश्चितता पैदा कर सकता है, जो संभावित रूप से कम कार्बन प्रौद्योगिकियों में दीर्घकालिक निवेश के लिए प्रोत्साहन को कम कर सकता है। अब देखते हैं आगे की राह। कार्बन क्रेडिट और कार्बन ट्रेडिंग जलवायु परिवर्तन के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में महत्वपूर्ण तंत्र के रूप में उभरे हैं। कार्बन उत्सर्जन को आर्थिक मूल्य प्रदान करके ये प्रणालियां उद्योगों और सरकारों को अपने कार्बन पदचिह्नों या कार्बन फुटप्रिंट्स को कम करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करती हैं। यूरोपीय संघ उत्सर्जन व्यापार प्रणाली जैसे कार्यक्रमों की सफलता उत्सर्जन में कमी लाने के बाजार आधारित समाधानों की क्षमता को प्रदर्शित करती है। हालांकि मूल्य अस्थिरता, कार्बन ऑफसेट की अखंडता और असमान भागीदारी जैसी चुनौतियों को उनकी प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए संबोधित किया जाना चाहिए। जैसे जैसे जलवायु नीतियां विकसित होती हैं, पारदर्शिता, जवाबदेही और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से कार्बन बाजारों को मजबूत करना सार्थक और स्थायी पर्यावरणीय प्रभाव प्राप्त करने के लिए आवश्यक होगा। हालांकि कार्बन बाजारों की भूमिका आगे बढ़ने के लिए तैयार है। पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 में अंतर्राष्ट्रीय कार्बन व्यापार के लिए रूपरेखा दी गई है, जिसका उद्देश्य उत्सर्जन में कमी लाने में वैश्विक सहयोग को बढ़ाना है। तकनीकी प्रगति और बढ़े हुए राजनीतिक समर्थन से कार्बन बाजारों की प्रभावशीलता और अखंडता को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। हालांकि इसकी विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए पारदर्शिता, मजबूत शासन और वास्तविक पर्यावरणीय लाभ सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण होगा। तो चर्चा को यही विराम देते हुए नोट करते हैं आज का सवाल। वैश्विक उत्सर्जन में कमी के लक्ष्यों को प्राप्त करने में कार्बन ट्रेडिंग के लाभों और सीमाओं पर विस्तार से चर्चा कीजिए। तो व्यूवर्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। डियर व्यूवर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।